नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है वेदा क्लासेस में। साथियों, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्लासेस हम लोग कर रहे थे और हमारा टारगेट 25 सितंबर था। लेकिन अब 25 सितंबर को होने वाली सहायक कुल सचिव की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और उसकी आगामी तिथि अभी तक निर्धारित नहीं है। तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि समय बहुत ही कम था सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग जो एक महीने का समय था वो बहुत ही कम बचा हुआ था। लेकिन अभी हमारे पास समय हो चुका है, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए तो परीक्षा आगे जाएगी ही जाएगी। वो भी एक अनुमान है, क्योंकि अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा संशय है, क्योंकि इसमें प्री मेंस वाला ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस, केवल एक सिंगल वनडे एग्ज़ाम की तरह होगा। और इसलिए इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो भी कम ही कैंडिडेट होंगे। तो अभी कोर्ट का निर्णय भी है, कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी लेट भी हो सकता है, और नहीं तो कम से कम आपका 15 नवंबर के पहले तो यह होना मुश्किल है। तो आज के लिए हमारी जो क्लास है ये लेक्चर 6 है, और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद NAAC और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA। तो इसमें हम देखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी PDF आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मटेरियल है, कंटेंट है, वह बहुत ज़्यादा लेंदी मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें लगती है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर रख रहा हूँ। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग क्रैश कोर्स भी लेते हैं तो क्रैश कोर्स में आपको केवल मेन मेन चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं, मेन मेन पॉइंट्स ही पढ़ाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी यहाँ पर कोशिश किया है कि आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी जाएँ, बहुत ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह जो आज की ये जो लेक्चर था ये पहले ही बन चुका था, और इसकी जो स्थगित परीक्षा की डेट आई थी वो कल आई है। तो अब यह जो आगे के लेक्चर होंगे उनको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करूँ। तो फिलहाल चलिए आज की हम देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो आज के लेक्चर में जैसे हम पढ़ने वाले हैं NAAC के बारे में, प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रत्यायन यानी कि एक्रीडिएशन क्या होता है। तो जो एक्रीडिएशन होता है वो किसी संस्थान की, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसमें एक गुणवत्ता की सुधार की एक प्रक्रिया होती है प्रत्यायन। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसको अपडेट करते रहते हैं, यानी कि समय समय पर जो भी हमारे मानदंड निर्धारित किए गए होते हैं, जो भी हमारा एक करिकुलर होता है, करिकुलम एक प्रॉपर तरीके से होता है, उसको हम फॉलोअप करते हैं, जिसकी वजह से एक हमारे जो संस्थागत स्तर पर होता है उसके कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्वक सुधार आता है। तो जो प्रत्यायन होता है वह कार्यक्रमों में, संस्थानों में गुणवत्ता की सुधार की एक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा कार्यक्रम और संस्थान या संस्थानों में चलाए गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे NAAC और दूसरा हम पढ़ रहे हैं NBA। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जो NAAC है हमारा, यह UGC द्वारा जो भी स्थापित या मान्यता प्राप्त अनुमोदित संस्थान है, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उनका मूल्यांकन करता है NAAC। और दूसरा है NBA। तो NBA जो है वह AICTE के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम या कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो ये जो NBA है इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन या प्रत्यायन करता है। राइट, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जो NAAC है वो किसका, संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है, जबकि NBA वह कार्यक्रमों का, खासकर AICTE के द्वारा जो भी अनुमोदित या चलाए जा रहे कार्यक्रम या मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है उनका प्रत्यायन करता है। ये दो चीज़ें अंतर, मेन डिफरेंस जो है NAAC और NBA में, क्योंकि दोनों ही प्रत्यायन बोर्ड हैं और दोनों ही प्रत्यायन और मूल्यांकन का कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यायन है तो संस्था के कार्यक्रम समय समय पर नियामक द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों को पूरा करता है या नहीं, इस चीज़ की जांच करता है हमारा प्रत्यायन। इस प्रकार से जो हमारा प्रत्यायन है वह इंगित करता है कि कोई भी कार्यक्रम या संस्थान में जो भी कार्यक्रम है या संस्थान है उन सभी मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। तो यह जो मेन पर्पस होता है वह होता है प्रत्यायन का। अब बात आती है कि यह तो हमने जान लिया कि प्रत्यायन क्या होता है, अब प्रत्यायन क्यों होता है। तो जो प्रत्यायन बोर्ड होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसमें जितने भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जो भी हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनकी उत्कृष्टता को बढ़ाना, उनकी एक्सीलेंस को बढ़ाना, उनको जो अभी ग्लोबल लेवल पर जो भी हमारी शिक्षा परिषद है या ग्लोबल लेवल पर जो भी हमारी एजुकेशन की डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको उत्कृष्टता लाना। जैसे अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था। जो SDG गोल 4 था, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया था, जो NEP 2020 है। अगर आप SDG गोल में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी गोल, सब गोल या टारगेट जो भी रखे गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ही हमने जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने रखा हुआ है, क्योंकि वो एक वैश्विक लेवल की शिक्षा हमें बनाएगी, वैश्विक लेवल पर रटत पद्धति से एक तरह से हमें मुक्ति दिलाएगी। अभी आप लोग जानते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, जिस प्रकार से कॉलेजेस हैं या जो भी छात्र हैं, उनमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, रट कर एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें जैसे वोकेशनल कोर्स हैं, जो कि 6 क्लास से ही उनको परिचित कराया जाएगा वोकेशनल कोर्सेज से, तो उनको थ्योरी के साथ साथ में यह भी मान्यता दी जाएगी, थ्योरी के साथ साथ में स्किल पर भी फोकस करें, उनके प्रैक्टिकल पर भी फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई शिक्षा नीति में जोड़ी गई हैं। तो इसीलिए जो प्रत्यायन है वह भी जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के जो भी कार्यक्रम है उनमें उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा और उस उत्कृष्टता को मान्यता देना होगा। यह प्रत्यायन इसलिए किया जाता है। और प्रत्यायन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी गुणवत्ता प्रदान की जाती है, उसके सत्यापन से चाहे वो संस्थान हो, छात्र हो या नियोक्ता हो, वो सभी लोग यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। जैसे यदि आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं और आपको उसकी रैंकिंग पता है कि इस यूनिवर्सिटी को A++ रैंकिंग मिली है, फला यूनिवर्सिटी को A+ मिली है, फला यूनिवर्सिटी को B+ मिली है या फला को B++ मिली है, तो आप प्रेफर करेंगे सबसे पहले हम A++ में जाएं। आपको सिर्फ एक कॉमन सेंस आपका ये जाएगा कि A++ मिला है, यानी कि उसमें जो गुणवत्ता है, ये जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को A++ मिला हुआ है। हो सकता है कई सारे लोगों को ये पहले ये जानकारी ना रही होगी कि ये जो A++ होता है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पर एक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन में के लिए यह जो पद आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे होता है, क्यों होता है, इसलिए हमें यहाँ पर यह पढ़ाया भी जाता है। तो प्रत्यायन में निरंतर गुणवत्ता सुधार भी होती है, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं और विकासात्मक उच्च शिक्षा में विकासात्मक दृष्टिकोण द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाता है और उच्च शिक्षा के जो विकासात्मक दृष्टिकोण हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अब प्रत्यायन हमने जान लिया कि प्रत्यायन क्या होता है, प्रत्यायन क्यों करते हैं, अब इसका प्रभाव क्या होता है। तो जो इसके प्रमुख प्रभाव होते हैं, तो प्रभावों के आपने इतना अभी तक जो भी देखा या सुना इस लेक्चर में, उसके हिसाब से आप इसका प्रभावों का जो भी प्रभाव इसका पड़ता है उसका अंदाज़ा आप लोग ज़रूर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एक्रेडिटेशन। तो जो यहाँ पर प्रमुख इसके प्रभाव हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे संस्थानों द्वारा गुणवत्ता सुधार की पहल को प्रोत्साहित करना। जब ये प्रत्यायन करेंगे तो इससे संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा, चाहे वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा हो, या वहाँ का प्रैक्टिकल चीज़ें हो, या वहाँ की शिक्षण पद्धति हो, या कई सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ का परिसर हो, किसी भी प्रकार का हो, उन सभी में संस्थानों द्वारा गुणवत्ता सुधार की पहल को प्रत्यायन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पर यदि गुणवत्ता बढ़ेगी तो गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही मामलों में छात्र नामांकन में सुधार। अभी क्या है, जैसे जो हमारे सामान्य कॉलेजेस हैं उनमें नामांकन की कमी देखी जाती है, लेकिन जैसे IITs हैं, IIM है, या जितने भी NITs हैं, ये जो भी कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर के या सेंट्रल बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब में एडमिशन के लिए होड़ लगी रहती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही अच्छी हैं, जिससे कि वहाँ पर छात्र नामांकन जो होता है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा होता है, 100% होता है इन सब चीज़ों में। तो जब हम प्रत्यायन करेंगे तो गुणवत्ता और मात्रा दोनों मामलों में छात्र नामांकन में सुधार होता है। तीसरी बात है कि आवश्यक धनराशि प्राप्त करने में संस्था की सहायता करना।
जो आवश्यक धनराशि यानी कि जो भी ग्रांट या अनुदान प्राप्त होते हैं, तो यह प्रत्यायन का प्रभाव उन पर पड़ता है। प्रत्यायन के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कितना डेवलप करने की ज़रूरत है, कितनी शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार से हैं, और वहाँ पर कितने पीएचडी किए हुए फैकल्टीज़ हैं, कितने नॉन पीएचडी फैकल्टी हैं, या किस प्रकार की वहाँ पर शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए अनुदान कितनी आवश्यकता है, तो अनुदान की अभी सहायता उसमें भी की जाती है। तो अभी जो ये फैकल्टीज़ वाली बात है, तो अभी ये यूजीसी ने क्या करा है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर एक अभी स्कीम लाई है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर, जिसमें नेट और पीएचडी की अनिवार्यता को ख़त्म किया गया है प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर में। तो उसको भी हम एक अलग से डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर, जिसमें कि 15 वर्षों का जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो भी कंपनीज में या बड़े एमएनसीज में वर्क कर रहे होंगे, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस के साथ में उनको फैकल्टी के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। और वह जो पद होंगे वो कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं होंगे। यह है फैकल्टी ऑफ जो भी ये प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर है इस स्कीम के माध्यम से। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ जो छात्र हैं वो थ्योरी ना पढ़ के थ्योरी के साथ साथ में प्रोफेशनल्स से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पढ़ें, जो जिनके पास उस क्षेत्र में स्किल भी है, तो उससे छात्रों को ज़्यादा फायदा होगा। स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना, जब ये सारी चीज़ें प्रत्यायन होगा, वहाँ पे शिक्षण पद्धति बढ़ेगी या अच्छी होगी, प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएंगी, तो स्नातकों की या जो कैंडिडेट्स निकलेंगे उनकी रोजगार क्षमता या एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। डिग्री की गतिशीलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता सुविधा प्रदान करना, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ डिग्रियाँ चल रही हैं, जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर उनको बनाना ही प्रत्यायन का मुख्य उद्देश्य है। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, NAAC, या राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद। तो जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और परिषद है, यह एक ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्त निकाय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और उसके बाद जो उसके कार्य प्रोग्राम या कार्य पद्धति जो संशोधन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, उसकी अनुशंसा पर NAAC की स्थापना 1994 में की गई थी, और NAAC का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। NAAC जो अपना कार्य होता है वह दो चीज़ों के माध्यम से करता है। पहला होता है GC जनरल काउंसिल, और एक होता है EC एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य होता है वो जनरल काउंसिल का होता है, GC का, और इस NAAC के GC के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जनरल काउंसिल या सामान्य परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, वह UGC के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि जो UGC के अध्यक्ष होंगे वही NAAC के सामान्य काउंसिल के अध्यक्ष भी होते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन और जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद संस्थान की गुणवत्ता की स्थिति की समझ प्राप्त करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता आयोजित करती है। अभी इसको भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो NAAC है यह किसका, मान्यता प्राप्त संस्थानों या कॉलेज या विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करता है, जबकि NBA किसका, उसमें चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन या प्रत्यायन करता है। NAAC के लिए मान्यता जो पात्रता मानदंड क्या होता है, यानी कि यदि हम प्रत्यायन अपने किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का प्रत्यायन लेना चाहते हैं, उसको हम NAAC के द्वारा प्रत्याय असेसमेंट या उसका मूल्यांकन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली पात्रता है या सबसे इम्पोर्टेंट पात्रता बेसिक है, वह यह कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि ग्रेजुएट छात्रों के कम से कम 2 बैच हों, 2 बैच पास आउट हो चुके हों, या वह संस्थान 6 साल के लिए अस्तित्व में हो, जो भी पहले हो उसमें, वह NAAC के मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हों। ठीक है, जैसे यदि कोई 2022 में अगर कोई संस्थान आवेदन कर रहा है NAAC के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए, तो इसको आज से 6 साल पहले, यानी कि कम से कम 2015-16 में इसको स्थापित होना चाहिए, या अब तक में 2022 तक में, या कह सकते हैं जून 2022 का जो सेशन होता है अब तक में इसके
ग्रेजुएट्स के कम से कम 2 बैच यहाँ से पास आउट होने चाहिए। ये तो एकदम सबसे बेसिक है। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें हैं, जैसे कि जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए हों और जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उन सभी के लिए है कि इनके जो ऑफ कैंपस होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है उसके कहीं और कोई कॉलेज है या कोई ऑफ कैंपस चल रहा है, तो उसके लिए NAAC उसके प्रत्यायन के लिए मान्यता पर विचार नहीं करता है, जो कि गैर अनुमोदित माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी शर्त ये है कि जो दूरस्थ कार्यक्रम में, जैसे कोई यदि कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम चला रही है, तो डिस्टेंस लर्निंग को वह मान्यता एक तरह से डिस्टेंस लर्निंग में प्रत्यायन या मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो परिसर में जो भी प्रस्तावित पूर्णकालिक शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम में नियमित छात्र नामांकित होने चाहिए। अब इसमें जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है उसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसी कोई समस्या नहीं कि उसकी मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उसका जो मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि दूरस्थ शिक्षा है, छात्र रेगुलर कैंपस में उपस्थित नहीं होते हैं। उनकी समस्या ये है कि कैंपस में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, और जब कोई भी छात्र कैंपस में रेगुलर उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह जो राष्ट्रीय मूल्यांकन पद्धति है उसमें से यह अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षण पद्धति कैसी है, जो कि इसकी बेसिक मानदंड होते हैं उसको प्रत्यायित करने के लिए। तो इसलिए जो दूरस्थ शिक्षण प्रणाली है उसमें नहीं माना जाता है, केवल पूर्णकालिक शिक्षण अनुसंधान कार्यक्रमों में ही इसकी मूल्यांकन और प्रत्यायित की जाती है। तीसरा है कि जो NAAC है वह अपतटीय परिसरों की मान्यता का कार्य नहीं करता है। अपतटीय परिसर यानी कि जो भी हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर के जो भी हैं या भारत क्षेत्र से बाहर के जो भी ब्रांचेस होती हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, उनका प्रत्यायन नहीं किया जाता है। यदि किसी IIT ने किसी दूसरे देश में अपना कोई भी ब्रांच खोली है तो उस ब्रांच का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी भारत में स्थित हैं केवल उन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा NAAC के द्वारा। प्रत्यायन के पुनर्मूल्यांकन या उसके बाद के चक्रों के आवेदन करने के लिए यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान है और वह प्रत्यायन या NAAC के जो भी निर्णय आए हैं उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी मान्यता प्राप्त स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो वह पुनर्मूल्यांकन के लिए 1 वर्ष के बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं। यदि आज 25 अगस्त 2022 है, 25 अगस्त 2022 है, तो 25 अगस्त 2022-21 को यदि कोई निर्णय आया था तो वह उसके 25 अगस्त 2021 के बाद यानी कि आज से 1 साल कंप्लीट हो गया और वह अगली बार के लिए कल से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 1 वर्ष का उनको इंतजार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है इसमें आकलन की इकाइयाँ। तो जो NAAC के उपकरण हैं वह 3 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन करते हैं। यहाँ पर चरण पूछ सकता है, चरण कितने हैं? 3 चरणीय यह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से यह करता है। हालांकि अभी जो NAAC है यह अभी केवल संस्थानों का ही मूल्यांकन करता है, लेकिन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए इसकी टीम का गठन किया गया है, उस पर अभी चर्चा शुरू है या चालू की जा रही है। अब आता है कि मानदंड जो भी हमारे मूल्यांकन किए जाते हैं उसमें कितने मानदंड रखे जाते हैं। तो किसी भी संस्थान का, चाहे वह विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, उसके मूल्यांकन के लिए 7 मानदंड को निर्धारित किया गया है, जिसमें से हमारा पहला मानदंड है पाठ्यचर्या के पहलू यानी कि करिकुलम एस्पेक्ट्स। दूसरा है शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन। तीसरा है अनुसंधान, नवाचार और विस्तार यानी कि रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। अगला है बुनियादी ढांचा और सीखने के समाधान यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस, छात्र सहायता और प्रगति, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और 7वां मानदंड है संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम अभ्यास, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस। यह आपको MCQ में डायरेक्ट ना पूछकर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वह आपको जो सत्य और असत्य छांटने के लिए कहता है, वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग के लिए यानी कि जो संस्थानों की ग्रेडिंग बनाई जाती है उसमें 4 श्रेणियों में मुख्यतः बांटा जाता है, A, B, C और D। तो A में बहुत अच्छे संस्थान, B में अच्छे संस्थान,
सी में संतोषजनक हैं और डी में निराशाजनक संस्थानों को बांटा जाता है। इनमें भी ए, बी और सी में भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे ए में ए प्लस प्लस, फिर ए प्लस, फिर ए, इस तरह से। इसी तरह से बी में भी होता है बी प्लस प्लस, बी प्लस बी। इसी तरह से सभी में सब कैटेगरी भी मानी जाती हैं। तो NAAC के लिए आपका जो टॉपिक था वह खत्म हुआ। अगला आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, NBA। तो जो NBA है ये AICTE के द्वारा स्थापित एक ऑटोनोमस बॉडी है। यह AICTE के अंडर में यह काम करता है। जिस प्रकार से जो NAAC है वह UGC के अंडर में, उसी प्रकार से NBA AICTE के अंडर में काम करता है। और यह जो होता है इसको मैंने आपको बार बार इसका डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो NBA है यह सिर्फ प्रोग्राम्स को, यानी कि जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनका प्रत्यायन और मूल्यांकन करता है। जो NBA है इसकी शुरुआत AICTE द्वारा AICTE एक्ट, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, AICTE अधिनियम की धारा 10U के तहत 1994 में स्थापित किया गया था। कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए ये स्थापित किया गया था। लेकिन यह जो स्वतंत्र स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में आया, वह कब से 7 जनवरी 2010 से NBA एक स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। तो NBA के लिए इतना ही हमने रखा है, इतना ही इम्पोर्टेंट लगा, बाकी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी कड़ी में हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।